हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग का जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसका लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन में हम ये नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 3.8 क्रिएटिंग अ टेबल। तो टेबल कैसे बनाते हैं? अ टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अ टेबल इन अ वेब पेज इज क्रिएटेड बाय यूजिंग टेबल टैग विच इज अ कंटेनर टैग। तो कंटेनर टैग का मतलब क्या हुआ? उसको एक क्लोजिंग टैग भी रहता है। द टैग एंड एट्रीब्यूट्स यूज टू क्रिएट अ टेबल टैग आर एज फॉलोज। जैसे कि हमें पता है हर एक टैग को कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, वैसे ही टेबल टैग को भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स है। तो आगे एक एक देखेंगे। टैग टेबल, इट इज यूज टू इंडिकेट क्रिएशन ऑफ अ टेबल। उसके बाद कैप्शन टैग रहता है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई अ टेबल हेडिंग, यानी ये वाला। इट हैज अलाइन एट्रीब्यूट विच कैन हैव टॉप बॉटम एज इट्स वैल्यूज। टॉप इज द डिफॉल्ट वैल्यू। कैप्शन हमेशा टॉप में रहता है बाय डिफॉल्ट। आप नीचे भी ये रख सकते हैं, तो वो उसको बॉटम असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अलाइन इज इक्वल टू बॉटम लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे टैग टी आर। टी आर क्या है? टेबल रो। द टैग इज यूज टू क्रिएट ईच रो ऑफ अ टेबल। टी एच, ये क्या है? टेबल हेडिंग का टैग है। इट इंडिकेट्स टेबल हेडिंग। टी एच इज जनरली यूज्ड फॉर द फर्स्ट रो ऑफ कॉलम content of the table. It displays content in the bold format. It can be replaced with td. अब ये th और ये हो गया td। th और td में क्या डिफरेंस है? ये th हेडलाइन टैग है, यानी टेबल का हेडिंग टैग है, तो ये थोड़ा अलग दिखेगा। वो बोल्ड में भी दिखता है और उसको अलग दिखने के लिए हाईलाइट भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे td। td क्या है? टेबल डिवीजन, यानी सेल की तरह रहता है। जैसे एक्सेल में हम देखते हैं ना, एक एक सेल रहता है हर एक टेबल में, तो इट स्पेसिफाइज डेटा विद इन द टेबल, दैट इज सेल कंटेंट। समझ में आया कि ये जो सबसे बड़ा है कंटेनर, इसे टेबल टैग से बनाते हैं। उसके बाद आता है ये कैप्शन टैग। वो ऑप्शनल रहता है, कोई कोई बनाता है, कोई नहीं बनाता। अगर टेबल का हेडिंग ही नहीं है तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टी और उसके बाद टी लिख सकते हो। तो ये जो पूरा रो है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हो गया? ये टी आर टैग हो गया। टी आर के बीच में क्या आता है? ये एक टी एच आ गया, टेबल हेडिंग, और ये दूसरा टी एच आ गया, फर्स्ट वन, और ये सेकेंड वन, और ये थर्ड वन। तो टी आर के बीच में यहाँ पे कितने टी एच है? 1 2 3 टी एच। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा टी आर लिखेंगे तो ये एक टीडी, दूसरा टीडी और तीसरा टीडी आ जाएगा। इस तरह से ये टेबल के अंदर टैग्स लिखने पड़ते हैं। आगे हम जब प्रोग्राम सॉल्व करेंगे कोई, तो उस वक्त हमको समझ में आ जाएगा। तो ये टेबल को क्या क्या एट्रीब्यूट्स रखते हैं देखेंगे। पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर। दिस एट्रीब्यूट is required to display a border for the entire table. It has numbered value. If the border attribute is not specified, the table is created without the border for both table as well as columns. ठीक है, ये नंबर में लिखा जाता है, यानी 1 2 3 जो कि पिक्सेल्स में रहता है। तो जितना भी रहेगा बॉर्डर आपने दिया हुआ, तो वो मेंशन हो जाएगा। अगर बॉर्डर दिया ही नहीं है तो विदाउट बॉर्डर का शो होगा। तो हर एक टेबल भी शो होगा विदाउट बॉर्डर का, और उसके अंदर के सेल्स और कॉलम्स भी। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखेंगे बॉर्डर कलर। इट डिस्प्लेस बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक कलर। बॉर्डर को जो भी कलर चाहिए वो आप दे सकते हो ये एट्रीब्यूट से। नेक्स्ट है अलाइन। टेबल कैसे अलाइन होना चाहिए पेज में? तो सेंटर, लेफ्ट, राइट ऐसे अलाइन होता है। इट अलाइंस टेबल आइदर टू लेफ्ट, राइट और सेंटर। फोर्थ है बीजी कलर। इट सेट्स बैकग्राउंड कलर फॉर द टेबल। ठीक है, ये तो हो गया टेबल के एट्रीब्यूट्स। अब देखेंगे द एट्रीब्यूट्स ऑफ टी आर, टी एच एंड टी डी। टेबल रो, टेबल हेडिंग एंड टेबल डिवीजन। ठीक है,
उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है? पहला एट्रीब्यूट है अलाइन, सेम लाइक टेबल, इट अलाइंस टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली, द वैल्यूज आर अलाइन टू द लेफ्ट, राइट और सेंटर। सेकेंड वन इज कोल स्पैन। अब ये तीनों जो है इसमें इनको कोल स्पैन दिया जाता है। कोल स्पैन क्या करता है? दिस एट्रीब्यूट इज यूज विद इन टीडी और टीएच। इट क्रिएट्स अ सिंगल कॉलम स्पैनिंग अक्रॉस द टेबल। इट टेक्स अ नंबर्ड वैल्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी स्पैन्ड इन अ टेबल। कॉलम्स, बाजू का कॉलम कितने का है? तो बाजू में अगर 2 कॉलम है तो मुझे वो कोल स्पैन मुझे चाहिए कि ये 2 कॉलम जितना मेरा हाइट रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? कोल स्पैन इक्वल टू 2 बोलूंगा। तो बाजू के जितने कॉलम है तो उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, एट्रीब्यूट है रो स्पैन। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद इन टीडी और टीएच। इट क्रिएट्स सिंगल रो स्पैनिंग across the table. It takes the numbered value based on the number of rows to be spanned in a table. कितने रोज है उस हिसाब से मुझे दूसरा जो मेरा टीडी और टीएच है उसको ढालना पड़ेगा। यानी 2 अगर रो है या 3 रो है उसके बाजू में मुझे एक ये बनाना है, टीएच या टीडी बनाना है। तो वो क्या करेगा? रो स्पैन इज इक्वल टू 2 या फिर 3। ठीक है, एग्जाम्पल हम एग्जैक्ट प्रोग्राम जब करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे नोट्स में लिखा है TR, TH, TD टैग्स कैन हैव बीजी कलर एट्रीब्यूट फॉर स्पेसिफाइंग बैकग्राउंड कलर टू रो और अ कॉलम रिस्पेक्टिवली, जस्ट लाइक टेबल। ठीक है, अब एक्चुअल प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने देखा है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि पहले हमने डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया, डॉक टाइप इज इक्वल टू HTML, यानी डॉक टाइप HTML, फिर HTML स्टार्ट किया, HTML यहाँ पे एंड किया। ठीक है, फिर हेड में हमने टाइटल लिखा। क्या टाइटल है? अभी ये प्रोग्राम का टाइटल टेबल विथ 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, यानी 4 रोज और 3 कॉलम का एक टेबल बनाना है, तो उसका हमने टाइटल लिख दिया। फिर हेड टैग बंद कर दिया, क्लोजिंग टैग, बॉडी टैग यहाँ से चालू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। तो बॉडी टैग के अंदर हमने, अभी ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है? टेबल बनाने के लिए। तो ये हमने टेबल ले लिया। टेबल कैसे स्टार्ट होता है? टेबल टैग, उसका एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया है, बॉर्डर इज इक्वल टू 2, यानी 2 पिक्सल का यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है आपको, डार्क ब्लैक। बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर इज द कलर फॉर एनी बॉर्डर। ठीक है, बाद में लिखा TR टैग। TR क्या है? टेबल रो। टेबल रो यानी यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये टेबल रो है। अब ये टेबल रो में क्या खासियत है? इसमें हमको टेबल हेडिंग भी डालना है, यानी TH टैग डालना है। तो पहला TH क्या आएगा? सीरियल नंबर। तो TH स्टार्ट किया, सीरियल नंबर लिखा, TH डाल दिया, तो ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट लाइन में हमको क्या करना है? यानी ये बाजू में TH लिखना है, क्योंकि सेम है, टेबल हेडिंग ही है, ये भी टेबल हेडिंग है। तो TH इनपुट डिवाइस, TH टैग क्लोज, अनदर TH टैग आउटपुट डिवाइस, TH टैग क्लोज। अब ये TH टैग यहाँ पे क्लोज होता है तो ये TR भी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेबल रो यहाँ पे बंद हो गया, तो टेबल रो बंद कर दिया। अब हम नेक्स्ट टैग पे जंप करेंगे। कौन सा है? नेक्स्ट टेबल रो, ये वाला, सेकंड वाला। तो ये टेबल रो के अंदर क्या है? ये TH है क्या यहाँ पे? नहीं, ये सिंपल TD है, तो ये TD रहेगा। तो यहाँ पे हमने पहले 1 डाल दिया, फिर कीबोर्ड डाल दिया दूसरे TD में, तीसरे TD में मॉनिटर डाल दिया। इस तरह से हमको हर एक करने हैं। तो थर्ड वन में कहाँ पे जाएंगे? थर्ड वन में ये देखिए, ये TD यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक। और जब हमने 1 2 3 ये वैल्यूज डाल दिए, ये वाला और ये वाला, तो उसको TR को क्लोज करना है हमको। जैसे ही ये TR क्लोज हो जाता है यहाँ पे, ये पूरा TR, ठीक है ना, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों TR कंप्लीट हो गए। तो टेबल का जो टैग हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इसको हमको एंड करना पड़ेगा। कैसे एंड करते हैं? स्लैश टेबल। समझ में आया? आप जब ये प्रोग्राम करोगे तो उसके बाद आपको तुरंत ही ब्राउजर में देखना है कि आउटपुट इस तरह से आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, यूज ऑफ रो स्पैन एट्रीब्यूट इन अ टेबल। अब जैसे हमने देखा है कि रो स्पैन क्या करता है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है।
फिर से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमने HTML डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया स्टार्टिंग में, HTML स्टार्ट किया, HTML यहाँ पे एंड किया, हेड टैग बनाया जिसके अंदर हमने टाइटल लिखा। किस चीज़ के लिए टाइटल लिखा है, तो ये प्रोग्राम हमारा रो स्पैन एट्रीब्यूट के लिए है, तो टेबल विथ रो स्पैन हमने लिख दिया। टाइटल टैग बंद कर दिया, हेड टैग बंद कर दिया। उसके बाद बॉडी टैग लिखना है। ये बॉडी के अंदर हमको एक्चुअल पार्ट जो है टेबल का ये लिखना है। तो टेबल कैसे स्टार्ट किया, विथ अ टेबल टैग, टेबल स्पेस एट्रीब्यूट बॉर्डर इज इक्वल टू 3 बॉर्डर यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला, ठीक है। टेबल रो, अब इसका टेबल रो कैसे देखेंगे, पहले वाला है तो ये पूरा एक ही है टेबल रो यहाँ से यहाँ तक। तो टेबल रो में ये पहला टीडी है ये वाला। इसको क्या करना है, इसको इन दोनों की हाइट में, यानी इन दोनों ने जितना स्पेस लिया हुआ है उतना इसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, तो हमको रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा। टीडी इज इक्वल टू टीडी स्पेस एट्रीब्यूट क्या है, रो स्पैन इज इक्वल टू 2, यानी इसका एट्रीब्यूट क्या हो गया, मुझे इन दोनों की तरह एडजस्ट कर दो, ये जो 2 है ना उनकी तरह एडजस्ट कर दो। तो ये कलर्स वाला जो है ये इनकी तरह बड़ा दिखेगा, इकलौता रहेगा लेकिन इन दोनों की जगह ले लेगा, ठीक है। फिर ये टैग क्लोज करना है, ये तो टीडी बंद हो गया। फिर दूसरा टीडी ये वाला, तो इसको हमने बीजी कलर इज इक्वल टू रेड दे दिया। हर एक रो स्पैन को और कोल स्पैन को बीजी कलर एट्रीब्यूट रहता है जैसे हमने पढ़ा, तो ये यहाँ पे रेड दे दिया और दूसरे वाले को भी हमने ग्रीन दे दिया। तो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये वाला अलग है और ये वाला भी अलग है, लेकिन ये दोनों का जो भी स्पेस लिया हुआ है वो यहाँ पे इस एक टीडी को दिया गया है। समझ में आया, तो रो स्पैन इस तरह से यूज होता है टेबल में। अब यहाँ पे उन्होंने एक नोट दिया है, जब आप HTML5 में जाओगे तो बीजी कलर एट्रीब्यूट इज डेप्रिकेटेड यानी वो बंद कर दिया है ऑप्शन, अब वो यूज नहीं करते, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं वो HTML4 के हैं, क्योंकि उसके सिंटैक्स टैग्स वगैरह सब HTML4 के जब थे तब के हैं। HTML5 रिकमेंड्स यूजिंग CSS। अब यहाँ पे ये जो भी देते हैं बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, वो जब हम HTML5 सीखते हैं तब वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स CSS जिसे बोला जाता है उसमें सेपरेटली मेंशन करते हैं और फिर वो इंपोर्ट करके यहाँ पे हेड टैग में इंपोर्ट करके उसको दिखाना पड़ता है ताकि वो W3C स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरे, क्योंकि ये हर एक जगह पे लिखेंगे तो पूरा स्पेस बढ़ता है और वेब पेज लोडिंग में टाइम लगता है, ठीक है। ये प्रोग्राम 4 हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम 5 देखेंगे, उसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ कोल स्पैन एट्रीब्यूट इन अ टेबल। फिर से उसी तरह डॉक टाइप असाइन किया, HTML स्टार्ट किया, HTML एंड किया, यहाँ पे हेड टैग मेंशन किया किस लिए है, तो टेबल सीख रहे हैं हम कोल स्पैन के लिए, ठीक है। ये बॉडी टैग यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, टेबल टैग यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया। तो इसके बीच में क्या लिखना है, टेबल स्टार्ट किया तो स्पेस दे के एट्रीब्यूट दिया बॉर्डर इज इक्वल टू 3, उसको क्लोज किया स्टार्टिंग टैग को। फिर हमने ये पूरा जो है ये TR लिखा, ये TR में क्या है, एक TD है ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसको क्या करना है, कोल स्पैन इज इक्वल टू 2 देना है, क्योंकि नीचे 2 है कॉलम्स, तो इसका कॉलम यानी यहाँ से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जगह जो है ना ये इकलौते कलर्स वाले टीडी को देना है। तो हमें कोल स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखना है, और ये जो टेक्स्ट आपको सेंटर अलाइन दिख रहा है उसके लिए अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। फिर उसके अंदर क्या लिखना है, वो कलर्स लिखना है। फिर टीडी वो ये वाला टीडी क्लोज कर देना है टैग। फिर ये वाला रो जो है टेबल रो वो क्लोज कर देना है। नेक्स्ट लाइन में जंप करना है तो उसके लिए ये दूसरा TR बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा TR बनाया यहाँ पे, उसके अंदर एक लिखा TD बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, तो ये रेड हो गया। ये TD बंद कर दिया, दूसरा TD है उसमें टेबल रो अभी बंद नहीं हुआ है तो TD ये चालू है, तो TD में बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन लिखा, ग्रीन आ गया। उसके अंदर का टेक्स्ट लिखा ग्रीन,
और ये टीडी बंद कर दिया। ठीक है, अब ये पूरा हो जाने के बाद ये टीआर भी बंद करना है। तो इस तरह से ये फर्स्ट टीआर क्लोज हो गया, सेकंड टीआर भी क्लोज हो गया। अब हमने स्टार्ट कहाँ पे किया था, ये टेबल में, तो टेबल भी हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो स्लैश टेबल करके हमने क्लोजिंग टैग भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नोट देखिए क्या है लिखा, बीजी कलर एट्रीब्यूट इज डिप्रिकेटेड इन HTML5, उसी तरह से जैसे रोस्पैन में भी डिप्रिकेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 3.9 क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स इन अ वेब पेज। अब हाइपरलिंक्स क्या होती है, हाइपरलिंक्स आर यूज्ड टू कनेक्ट वन डॉक्यूमेंट विथ अनदर डॉक्यूमेंट। लिंक्स रहते हैं, हाइपरलिंक्स यानी लिंक्स। वेबसाइट में जो भी आपको लिंक्स दिखते हैं उसको हाइपरलिंक्स बोलते हैं। इन HTML लिंक्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग ए टैग। ए टैग यानी एंकर टैग। उसका सिंटैक्स क्या क्या है, इस तरह से लिखते हैं उसको। ठीक है, पहले ए लिखा एंगुलर ब्रैकेट देके, फिर स्पेस दिया, एच रेफ यानी वो जो एंकर है वो किस पेज पे जंप होगा उसका ये लिंक है। तो क्या लिंक है, mypage.html। फिर इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पे जो भी आपको लिंक के लिए टेक्स्ट लिखना है, क्लिक हियर फॉर माई पेज, वो लिखा। फिर क्लोजिंग एंकर टैग दे दिया, यानी क्लोजिंग ए टैग ये लिख दिया। समझ में आया? द href attribute in the above syntax is used to specify the address of the file which needs to be opened on clicking। ये कौन सा एड्रेस है, mypage.html। ये क्लिक हियर फॉर माई पेज जब क्लिक करेंगे तब किस पेज पे जाना चाहिए, वो पेज का एड्रेस यहाँ पे देना पड़ता है। अब HTML लिंक कलर्स देखेंगे। हाइपरलिंक बाय डिफॉल्ट अपीयर्स ब्लू इन कलर विथ एन अंडरलाइन। अब जब भी कोई लिंक बनाते हो, यानी ये एंकर टैग देके लिंक बनाते हो, तो बाय डिफॉल्ट उसका कलर क्या रहता है, ब्लू कलर रहता है विथ एन अंडरलाइन। इट इज नॉट विजिटेड बाय एनी यूजर। जब वो विजिटेड नहीं रहता है, यानी क्लिक किया नहीं रहता है किसी ने, तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लू रहता है। अगर उस पर क्लिक कर देते हैं यानी विजिट हो जाता है वो लिंक, तो उसको विजिटेड लिंक बोलते हैं। तो विजिटेड लिंक कैसे दिखता है, इज अंडरलाइंड एंड लाइक पर्पल कलर का वो हो जाता है लिंक। और एन एक्टिव लिंक इज अंडरलाइंड एंड ब्लू। ठीक है, अब इमेज हाइपरलिंक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। इमेज को भी हम एंकर टैग देख सकते हैं। तो मेनी वेबसाइट्स हैव इमेजेस एज हाइपरलिंक। फॉर एग्जांपल, द प्रीवियस एरो इज एन इमेज which on clicking displays a previous web page. The arrow is actually an image hyperlink। तो इमेज को एंकर टैग यानी इमेज को लिंक बनाने के लिए हमको कैसे सिंटैक्स लिखना है, एंकर टैग लिखना है, ए स्पेस देना है, फिर href इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स में, ये सब एट्रीब्यूट्स जो रहते हैं ना ये कोटेशन मार्क्स में देने हैं ताकि कोड ब्रेक ना हो। तो किस पेज पे उसको जंप करवाना है, mypage2.html। फिर ये एंकर टैग क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमने सीखा है इमेज टैग कैसे करते हैं। तो इमेज का img आ गया, फिर स्पेस src यानी सोर्स इज इक्वल टू arrow.gif। arrow.gif ये इमेज का एक्चुअल नेम है और पाथ हो गया। उसके बाद फिर स्पेस दिया, उसका अल्ट लिखना है, यानी ये इमेज किस चीज पे आधारित है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो क्लिक ऑन एरो, कोटेशन मार्क बंद कर दिया, इमेज टैग बंद कर दिया। इमेज टैग एक एम्प्टी टैग होता है तो उसको एंडिंग टैग नहीं है। उसके बाद एंकर टैग एक कंटेनर टैग है, तो एंकर टैग क्लोजिंग टैग भी उसको देना पड़ता है। तो एंकर टैग दे दिया, एंकर टैग क्लोज कर दिया। समझ में आया? तो इस तरह से इमेज को भी हम लिंक बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 3.10 फॉर्म्स इन HTML। Forms in HTML is used to accept users input. The form in HTML is created by using form element as form starting tag and form ending tag। हम HTML में फॉर्म्स भी बना सकते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या लगता है, एक तो पहले फॉर्म नाम का एक टैग लगता है और उसको कंटेनर टैग है, तो स्टार्टिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है। तो ये फॉर्म को कंट्रोल्स भी रहते हैं।
तो क्या क्या कंट्रोल है? अ फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट बटन एंड मेनी मोर। फॉर्म किस चीज का बना बना रहता है? एक तो टेक्स्ट बॉक्स रहता है, रेडियो बटन रहता है, यानी गोल तरह का एक बटन रहता है, उसमें डॉट रहता है, फील्ड डॉट, और बाकी के एम्प्टी रहते हैं, तो उस टाइप का बटन रहता है। चेक बॉक्स रहता है, टिक मार्क जैसा रहता है ना, उसको चेक बॉक्स बोलते हैं। और सबमिट बटन रहता है, और बाकी के सारे की भी ऑप्शंस रहते हैं। एट्रीब्यूट्स यूज्ड विथ फॉर्म एलिमेंट एंड इनपुट एलिमेंट। अब क्या क्या उसको एट्रीब्यूट लगते हैं फॉर्म एलिमेंट के लिए? तो फॉर्म टैग कैन हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो एक एक एलिमेंट का एक एक एट्रीब्यूट देखते हैं। नेम देखते हैं। नेम इट स्पेसिफाइज अ नेम ऑफ फॉर्म। फॉर्म को कुछ नाम देना पड़ता है, तो उसके लिए एट्रीब्यूट क्या लिखेंगे? नेम इज इक्वल टू FRM फॉर एग्जाम्पल दे दिया, तो इस तरह से हम उसको नेम असाइन कर सकते हैं। बाद में एक्शन करके एक एट्रीब्यूट रहता है। द एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ वेयर द फॉर्म इज टू बी सबमिटेड व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन सबमिट बटन। If the action attribute is committed, the action is set to the current page. इसका मतलब क्या हुआ? एक्शन क्या है? एक्शन एक पास देना पड़ता है। समझो कोई फॉर्म है, फॉर्म में अगर सबमिट बटन पे हमें क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद उसको प्रोसेस करने के लिए किस पेज पे जंप करवाना है, तो उसका पाथ हमको देना पड़ता है। एक्शन इज इक्वल टू उसका पूरा पाथ देना पड़ता है कि कौन से पेज पे उसको जाके प्रोसेस करवाना है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट मेथड। द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज गेट और पोस्ट मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। मेथड ऑफ फॉर्म आर गेट एंड पोस्ट। ठीक है, दो तरह के मेथड्स रहते हैं। एक तो गेट मेथड है और एक पोस्ट मेथड है। यानी आप जब सबमिट बटन क्लिक करने के बाद दूसरे एक पेज पे, यानी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आप भेजते हो उसका इनपुट, तो उसको दो तरीके से वो एक्सेप्ट करता है। एक तो गेट मेथड से, एक पोस्ट मेथड से। वो डिटेल में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे गेट मेथड। द डिफॉल्ट मेथड ऑफ सबमिटिंग फॉर्म डेटा इज गेट। ये डिफॉल्ट मेथड है। द डेटा सबमिटेड बाय यूजिंग गेट इज विजिबल इन द एड्रेस बार। It is better for data which is not sensitive. The number of characters in get method depends on browser. इस टेक्स्ट से क्या पता चलता है कि ये डिफॉल्ट मेथड है, यानी कोई भी फॉर्म अगर हम सबमिट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट गेट मेथड से ही प्रोसेस होता है। अगर उसको दूसरा कोई मेथड दिया नहीं गया है तो गेट मेथड से ही प्रोसेस होगा। तो गेट मेथड में क्या होता है? द गेट मेथड इज विजिबल, यानी आप जब कुछ टाइप करते हो और सेंड करते हो, सबमिट करते हो, तो आपका पूरा टाइप किया गया जो डेटा है वो एड्रेस बार में हर किसी को, यानी आपको दिखाई देता है। एड्रेस बार में दिखाई देता है। इट इज विजिबल इन एड्रेस बार। तो ये उन चीज़ों में ज़्यादा यूज होता है जिनमें आपका डेटा सेंसिटिव नहीं है, यानी ज़्यादा उसका कुछ मिसयूज नहीं हो सकता। उस केस में आप ये गेट मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सिक्योर मेथड नहीं माना जाता उसी के लिए, क्योंकि ये पूरा उसका डेटा जो है वेरिएबल्स के फॉर्म में आपके एड्रेस बार में ही दिख जाता है। तो गेट मेथड एक सिक्योर मेथड नहीं होता। दूसरा मेथड देखेंगे, पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड क्या करता है? द पोस्ट मेथड ऑफ सेंडिंग डेटा डज नॉट डिस्प्ले द फॉर्म डेटा इन एड्रेस बार। इसके अलग ये क्या मेथड करता है? ये डेटा दिखाता नहीं है एड्रेस बार में, तो थोड़ा बहुत सिक्योर हो गया उससे ज़्यादा। सो इट इज अ सिक्योर मेथड टू सबमिट सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन। समझो आपने अगर कोई क्रेडिट कार्ड का नंबर आपने डाला है फॉर्म में, और जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर भी दिख रहा है, वहाँ पे आपका CVV दिख रहा है, डेट ऑफ एक्सपायरी भी दिख रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो उस केस में ये पोस्ट मेथड ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, इट डज नॉट हैव साइज लिमिटेशंस एज इन गेट मेथड। गेट मेथड का भी एक लिमिटेशंस रहता है, आप कितने वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। एड्रेस बार आप पढ़ते ही रहोगे नहीं तो फिर। तो पोस्ट मेथड में वो लिमिटेशन नहीं रहता, क्योंकि
ये डायरेक्टली सर्वर के साइड में पोस्ट हो जाता है, बीच में किसी को दिखाई नहीं देता आपका डेटा। तो ये मोर सिक्योर देन गेट मेथड। ठीक है, अब फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं वो एक एक देखेंगे। पहला एलिमेंट देखेंगे इनपुट टैग। इनपुट टैग क्या करता है? द इनपुट टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स बाय यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट। सिंटैक्स ऑफ यूजिंग इनपुट विथ टाइप एट्रीब्यूट इज, अब यहाँ पे टेबल देखिए, टेबल में अगर आपने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट किया है तो उसका मतलब क्या हुआ? इट क्रिएट्स वन लाइन टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर आपने इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखा तो इट क्रिएट्स अ रेडियो बटन। रेडियो बटन यानी इस तरह से रहते हैं, ऐसे सर्कल सर्कल रहते हैं, आपने देखे होंगे कुछ क्विज अगर अटेंड किया हो तो आपने, तो उसमें क्या रहता है, ये 3 खाली रहते हैं रेडियो बटन। आपको चूज करना है इसमें से एक आंसर, तो आप इस पे क्लिक कर देते हो फर्स्ट पे, तो ये बीच में से ऐसे ऐसे हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, तो आपका आंसर ये करेक्ट है, ऐसे करके कंप्यूटर को समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रेडियो टाइप का रेडियो बटन। इसमें भी मल्टीपल चॉइस रह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर सिंगल ऑप्शन के लिए ही यूज होता है। अलाउज वन ऑप्शन सिलेक्शन अगेंस्ट मल्टीपल चॉइसेस। ज्यादा चॉइस दिए गए लेकिन एक ही सिलेक्ट होता है उसमें से। ठीक है, और इनपुट में नेक्स्ट टाइप है इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अगर आपने एक चेक बॉक्स लिखा है चेक बॉक्स, तो वो एक चेक बॉक्स क्रिएट करता है। चेक बॉक्स में क्या है? इट अलाउज मोर देन वन सिलेक्शन अगेंस्ट मल्टीपल चॉइसेस। चेक बॉक्स कैसे दिखता है? ऐसे स्क्वायर टाइप का दिखता है, एक के नीचे एक। ठीक है, अब ये चेक बॉक्स जो है, अगर आपका आंसर आपको 2 लिखना है करेक्ट है और 4 लिखना है करेक्ट है, तो ये मल्टीपल चॉइस हो गया ना, तो इसके लिए ये यूज होता है चेक बॉक्स। इसमें क्या है? इसमें हम एक आंसर दे सकते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसमें ये बाय डिफॉल्ट मल्टीपल चॉइसेस के लिए रहता है चेक बॉक्स। तो डिफरेंस समझ में आया रेडियो बटन और चेक बॉक्स का? ये एक के लिए रहता है, ये मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट टाइप है इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। क्या करता है? इट डिस्प्लेज अ बटन फॉर सबमिटिंग फॉर्म डेटा टू अ सर्वर। एक सिंपल एक सबमिट का बटन क्रिएट कर देता है इस तरह से, सबमिट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है एट्रीब्यूट है इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। आपने देखा होगा, आप लॉगिन करते हो किसी भी वेबसाइट को, तो जो फील्ड रहता है यूजर नेम के नीचे का, वो पासवर्ड फील्ड रहता है, तो उसे पासवर्ड करके बोला जाता है। तभी वो द पासवर्ड इनपुट टाइप इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ एस्टेरिक। आप जब कुछ भी टाइप करते हो ये पासवर्ड फील्ड में, तो वो खुद आपको भी नहीं दिखता और दूसरे किसी को भी नहीं दिखता, तो सिक्योर हो जाता है कि वो सिर्फ आपको ही पता है। आप जब टाइप कर रहे हो तो आपको पता रहता है कि क्या पासवर्ड है आपका, तो दूसरे किसी को ना दिखाने के लिए ये इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखना पड़ता है। उसमें आप शो भी लिख सकते हैं, यानी शो कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो एस्टेरिक फॉर्म में रहता है, ये स्टार स्टार की जैसे, या फिर डिस्क फॉर्म में रहता है, यानी स्टार की जगह पे डॉट्स रहते हैं, कुछ ऐसे फील्ड डॉट्स। ठीक है ना, इस तरह से ऐसे डॉट्स डॉट्स रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। रीसेट का मतलब क्या हुआ? वो पूरे फॉर्म को रीसेट कर देता है। इट रीसेट कंट्रोल्स क्लियर्स द टेक्स्ट कंटेंट एंटर्ड इन द फॉर्म। अब इन एलिमेंट्स में जितने भी हमने कुछ टाइप किया है, टेक्स्ट बॉक्स दिया है तो टेक्स्ट बॉक्स में हमने टाइप कर दिया, कुछ नेम डाल दिया है तो टाइप किया है, ये रेडियो बटन सिलेक्ट किया, मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट किए। सबमिट करने से पहले अगर हमने रीसेट का एक बटन है, समझो सबमिट की तरह ही वो रहता है, लेकिन ये क्या करता है? रीसेट करता है। इसको हमने दबा दिया रीसेट बटन को, तो ये इनके अंदर जितने भी वैल्यूज थे ना उनको क्लियर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। क्या करता है? इट डिस्प्लेस पुश बटन विच एक्टिवेट्स ऑन इवेंट। अब ये सिंपल टाइप का बटन हो गया, एक बटन है सिर्फ,
तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? इवेंट्स के लिए यूज़ होता है। इसके लिए कुछ इवेंट्स यानी जावा स्क्रिप्टिंग या फिर कोई भी स्क्रिप्ट रहेगा उसके बाद ही ये वर्क होता, ऑन क्लिक इवेंट पे, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर। तो ये दो जो है ना, इनको क्लिक करना पड़ता है, सबमिट बटन को क्लिक करना पड़ता है या फिर एंटर बटन दबाना पड़ता है। लेकिन ये बटन जो है, इसको जब तक आप असाइन नहीं करते कोई इवेंट कि ऑन क्लिक ये बटन क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, तब तक इसे कुछ नहीं होता। हाँ, ये डिफरेंट से इन तीनों में, ये सबमिट टाइप का, रिसेट टाइप का और ये बटन टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे attributes of input. Apart from type attribute, there are attributes which are specific to a particular type of controls. The following table specifies the description. और input type जो है उसको सिर्फ टाइप करके एट्रीब्यूट नहीं रहता, ये एक हो गया टाइप करके एट्रीब्यूट, उसको बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी है। तो पहले हमने क्या देखा? टाइप है। टाइप किस चीज़ के लिए होता है? टेक्स्ट टाइप में रहता है, रेडियो भी रह सकता है, मल्टीपल चॉइस के लिए एक चेक बॉक्स भी हो सकता है, या फिर सबमिट बटन हो सकता है, रीसेट बटन हो सकता है। तो उसके साथ साथ दूसरा एट्रीब्यूट क्या हम लिख सकते हैं? नेम। नेम यानी वो जो इनपुट का फील्ड है कोई भी रहेगा उसको नेम असाइन हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ क्या है? अगर समझो कोई टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है तो उसको मैक्सिमम लेंथ यानी उसका यहाँ से यहाँ तक कितना दिखना चाहिए हमको वेब पेज में, उसका मैक्सिमम नंबर उसको असाइन कर सकते हैं, कैरेक्टर्स कितने रहेंगे उसमें। समझो हमने 70 का दे दिया तो 70 कैरेक्टर्स उसमें बैठ सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, ये उसमें हम मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट इज इक्वल टू समझो 70 कर दिया तो उससे असाइन हो जाता है। साइज एट्रीब्यूट क्या करता है? द साइज एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड विद टेक्स्ट एंड पासवर्ड टाइप। इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में ज्यादातर यूज होता है साइज एट्रीब्यूट। तो साइज एट्रीब्यूट से हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, उसका विड्थ, वो इनपुट जो है उसका साइज से विड्थ हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, एट्रीब्यूट है चेक्ड। द चेक्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द डिफॉल्ट सिलेक्शन फॉर ऑप्शंस इन अ चेक बॉक्स। समझो अभी मैंने एक चेक बॉक्स का आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे 4 चेक बॉक्स है, तो 4 चेक बॉक्स में मुझे क्या करना है? ये यूजर को कुछ टेक्स्ट दिया गया है यानी ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से जो पहले वाला है वो मुझे पहले से ही टिक रखना है, यानी वो पहले से ही चेक्ड रखना है। तो उसके आगे मैं क्या लिखूंगा? इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, फिर स्पेस दूंगा, फिर जस्ट लिखूंगा चेक्ड और क्लोज कर दूंगा स्टार्टिंग टैग, फिर एंडिंग टैग, इनपुट टैग क्लोज कर दूंगा। तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये फर्स्ट वन जो है चेक बॉक्स ये चेक्ड करके है। ऐसा सिंपल ये है। नेक्स्ट है वैल्यू। वैल्यू क्या करता है? वैल्यू एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड विथ टेक्स्ट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन और रीसेट बटन। इन सब के बाद हम वैल्यू भी डाल सकते हैं। वैल्यू क्या होता है? उस पे जो लिखा रहता है, समझो ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में हमने अंदर क्या लिखा है? मैंने लिखा, नाम लिखा अभी इनपुट, इनपुट करके लिखा। तो जो इनपुट है ये वैल्यू हो गया। तो वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट करके हमको लिखना है, तब जाके ये ऐसा दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। व्हेन यूज्ड विद द टेक्स्ट टाइप इट स्पेसिफाइज द डिफॉल्ट वैल्यू इन अ टेक्स्ट बॉक्स बाय डिफॉल्ट, जो कि बाद में हम जब उसको कर्सर लेके जाएंगे और क्लिक करेंगे तो वो एम्प्टी हो जाएगा, उसमें हम अपना जो टेक्स्ट है वो लिख पाएंगे। तो पहले जो ये दिखता है वो डिफॉल्ट वैल्यू है उसके अंदर। फॉर चेक बॉक्स रेडियो इट डिफाइंस वैल्यू विच इज सेंट ऑन द सबमिट बटन। ये चेक बॉक्स में जब वैल्यू रहता है जो, वो सेंट बटन यानी सबमिट करने के बाद ही वो असाइन हो जाता है, उससे पहले नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे, अब पहले इनपुट हो गया, अब नेक्स्ट एलिमेंट है टेक्स्ट एरिया। इनपुट जैसा ही ये एलिमेंट है, लेकिन इनपुट में क्या रहता है? इनपुट में हम टेक्स्ट बॉक्स जो बनाते हैं वो उसको रोज देने पड़ते हैं, एक ही रोज रहता है उसको। हाँ, लेकिन टेक्स्ट एरिया में क्या रहता है? आप उसको लंबा चौड़ा भी खींच सकते हैं, यानी उसको रोज भी हो सकते हैं, कॉलम्स भी हो सकते हैं। तो एड्रेस वगैरह जो रहता है वो एक लाइन का टेक्स्ट नहीं रहता ना,
तो इसलिए हम उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं. द टेक्स्ट एरिया इज यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स विथ मल्टीपल लाइन्स. द नंबर ऑफ लाइन्स एंड विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स आर स्पेसिफाइड बाय यूजिंग रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट रिस्पेक्टिवली. टेक्स्ट एरिया कैसे लिखते हैं, उसके लिए एट्रीब्यूट्स है इतने सारे, ये वाला और ये दो भी है. पहला एट्रीब्यूट क्या है, नेम. इट इज यूज टू स्पेसिफाई नेम फॉर द टेक्स्ट एरिया. जैसे हमने इनपुट को भी नेम दे सकते हैं, तो टेक्स्ट एरिया को भी नेम इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे TA1 दिखा है, टेक्स्ट एरिया 1, तो ये असाइन हो गया. सेकेंड एट्रीब्यूट है रोज. उस टेक्स्ट एरिया में हमको कितने रोज चाहिए, तो हमने क्या लिखा, रोज इक्वल टू 5, कोटेशन मार्क्स में लिखना है 5, तो 5 रो बन गया. समझो अभी ये टेक्स्ट एरिया है, फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, रोज 1 2 3 4 5. तो ये जो लाइन्स है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 रो का एक टेक्स्ट एरिया बन गया. अभी कॉलम्स कितने चाहिए, यानी 1 2 3 4 जितने चाहिए वो. इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट एरिया. ये ऐसा लंबा कितना चाहिए और ऐसा लंबा कितना चाहिए, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कैसे चाहिए, उसके लिए रोज और कोल्स लिखना पड़ता है. तो कोल्स इज इक्वल टू, हमने समझो एक 70 लिख लिया, तो 70 कॉलम्स यानी 70 कैरेक्टर्स उसका लेंथ हो जाएगा. ठीक है. मैक्स लेंथ के लिए हमने 70 दे दिया, सॉरी वो कॉलम का था, ये मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 70 दे दिया हमने, तो ये 70 कैरेक्टर्स लिख पाएगा इस तरह से. अगर हमने इसमें 700 दे दिया, तो मैक्सिमम 700 के बाद वो आपको लिखने ही नहीं देगा कुछ, उसका मैक्सिमम लिमिट 700 का रहेगा. ठीक है. तो मैक्स लेंथ से ये अचीव होता है. नेक्स्ट एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर क्या करता है, सिंपली वो एक बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट, समझो ये टेक्स्ट एरिया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स्ट एरिया, इधर हम लिखेंगे एंटर सम टेक्स्ट हियर, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक प्लेस होल्डर हो गया. तो यूजर को कैसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ लिखना है हमको, तो वो समझ में आने के लिए ये सिंपल प्लेस होल्डर रहता है. वो वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन सिर्फ दिखाई देता है यूजर्स को इसमें क्या करना है, गाइडिंग टेक्स्ट रहता है, उसको प्लेस होल्डर बोलते हैं. नेक्स्ट एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड. अब रिक्वायर्ड कंसेप्ट क्या है, वो इनपुट में भी यूज हो सकता है और टेक्स्ट एरिया में भी यूज हो सकता है. हर एक जो एलिमेंट है फॉर्म का, उसमें रिक्वायर्ड एलिमेंट लगता है. तो रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या बताता है फॉर्म को, कि ये टेक्स्ट एरिया फिल करना है कि नहीं है, मस्ट है कि नहीं, यानी जरूरी है या नहीं है, मैंडेटरी है या नहीं है, ये हमको बताता है. तो हमने अगर रिक्वायर्ड करके लिख दिया, टेक्स्ट एरिया पूरे हमने नेम रोज कॉल्स मैक्स लेंथ प्लेस होल्डर लिख दिया, उसके बाद में रिक्वायर्ड करके लिख दिया, तो अगर वो ये छोड़ के चला जाता है और सबमिट बटन दबाता है, तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने ये जो रिक्वायर्ड करके फील्ड हमने डाला है, तो वो फिल नहीं किया है, उसके कारण ये फिल नहीं होगा. तो ये मैंडेटरी फील्ड है, ये बताने के लिए हमें इसमें रिक्वायर्ड करके एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है. समझ में आया. आगे देखते हैं. अभी इसका एक्चुअल सिंटैक्स कैसे लिखना है. तो अभी मैंने बोलने में आपको बताया कि बोलते बोलते कैसे लिखना है. तो एक्चुअल ऐसे लिखा जाता है. कैसे लिखा है, टेक्स्ट एरिया टैग चालू किया, उसके बाद लिखा नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू TA1, फिर स्पेस दिया, रोज इक्वल टू 5 लिखा कोटेशन मार्क्स में, फिर स्पेस दिया, कॉलम्स यानी कोल्स इज इक्वल टू 30 लिखा, तो 30 कॉलम्स हो गए. प्लेस होल्डर लिखा, क्या लिखा, योर एड्रेस, और इसके बाद स्पेस देके क्या करना है, रिक्वायर्ड लिखना है, और टैग स्टार्टिंग टैग बंद कर देना है और क्लोजिंग टैग फिर लिख देना है. ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया. तो ये कंटेनर टाइप का टैग है टेक्स्ट एरिया. ठीक है. इस तरह से टेक्स्ट एरिया लिखते हैं. अब नेक्स्ट टैग है सिलेक्ट टैग. सिलेक्ट टैग क्या करता है, आपने अगर वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट देखा होगा, उसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट नीचे आ जाता है ड्रॉप डाउन करके.
तो वो लिस्ट दिखाने के लिए कौन सा टैग लगता है? सिलेक्ट टैग। ये सिलेक्ट टैग के क्या एट्रीब्यूट्स है वो हम एक एक देखेंगे। पहले देखेंगे नेम। नेम एट्रीब्यूट क्या करता है? इट असाइंस नेम टू द कंट्रोल, नाम लिख देता है, जैसे कि हर एक टैग को हमने देखा। उसके बाद मल्टीपल, इट अलाउज द यूजर टू सिलेक्ट मोर देन वन वैल्यू। ये डिटेल में हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। मल्टीपल क्या करता है, यानी अगर कोई आपने लिस्ट क्लिक किया है, ऐसे ड्रॉप डाउन करके एरो रहता है, नंबर 1 नंबर 2, इसमें आपको एक ही दिखता है बाय डिफॉल्ट। तो उस पर जब क्लिक करते हो तो नीचे ऐसे ड्रॉप डाउन आ जाता है। तो अगर बाय डिफॉल्ट है तो एक ही सिलेक्ट कर पाओगे आप, लेकिन आपने अगर उसमें मल्टीपल लिख दिया तो ये भी सिलेक्ट कर पाओगे और ये भी सिलेक्ट कर पाओगे ड्रॉप डाउन में से। तो मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए मल्टीपल एट्रीब्यूट लगता है। साइज, द साइज एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यूज। कितने वैल्यूज विजिबल होने चाहिए, क्लिक करने के बाद कितना दिखना चाहिए, तो वो दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शन टैग। सिलेक्ट के अंदर रहता है ये ऑप्शन टैग, यानी सिलेक्ट टैग का ही एक अंदर का हिस्सा है, सब टैग है। तो ऑप्शन टैग इज इनसाइड सिलेक्ट टैग विच डिफाइंस द अवेलेबल ऑप्शंस इन द लिस्ट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी ऑप्शंस ये दिखते हैं इतने सारे, तो ये ऑप्शंस ऑप्शन टैग से डिफाइन होते हैं। तो ऑप्शन टैग हैज फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, सिलेक्टेड और वैल्यू। तो उसमें द सिलेक्टेड क्या करता है? टू डिफाइन प्री सिलेक्टेड ऑप्शन, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट इज एडेड टू द ऑप्शन। तो कैसे लिखेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद रहता है वैल्यू। हर एक ऑप्शन को एक वैल्यू असाइन होता है, तो इट असाइंस अ वैल्यू टू द ऑप्शन स्पेसिफाइड इन द ड्रॉप डाउन। अब जब यहाँ पे क्लिक करते हो, एक ऑप्शन है ना, स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन मेनू में एक 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। तो पहले वाले को अगर कोई ऑप्शन 1 लिखा है तो उसका वैल्यू भी रहेगा। तो ऑप्शन 1 को क्लिक करने के बाद क्या वैल्यू आना चाहिए फॉर्म में, तो वो वैल्यू एट्रीब्यूट से मेंशन हो पाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये प्रोग्राम है एक्चुअल, तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये प्रोग्राम नंबर 6, डिटेल में नहीं जाऊंगा, वैसे ही डॉक टाइप असाइन कर दिया है हमने। डॉक टाइप इज HTML, HTML स्टार्ट किया, यहाँ पे HTML एंड किया, एंड टैग डाल के, फिर हेड टैग लिख दिया, हेड टैग के अंदर टाइटल लिख दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया। बॉडी टैग यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है, एंड होता है, ठीक है। बॉडी टैग के बाद हमको एक H1 टैग लिखना है। अभी हम थोड़ा एडवांस कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये एक फॉर्म लिख रहे हैं हम, तो हेडलाइन लिख दिया, यूज ऑफ फॉर्म। ये क्या है? एक H1 टैग है। उसके बाद एक्चुअल फॉर्म लिखना है, तो फॉर्म कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्म हो गया। ये इधर दिख रहा है आपको, फॉर्म टैग स्टार्ट हो गया, फॉर्म टैग एंड हो गया। तो यहाँ पे हमने फॉर्म लिख दिया है। सिर्फ फॉर्म लिखने से क्या होता है, उसको हमने नेम नहीं दिया है, एक्शन नहीं दिया है, मेथड भी नहीं दिया है, तो देना जरूरी है। अगर आपको कुछ वर्किंग फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके लिए देना जरूरी है। अभी ये एग्जांपल में नहीं दिया है तो हम सिंपल देखेंगे। उसमें एंटर योर नेम लिखा है नेक्स्ट लाइन पे, और बाद में ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है। ये वाला टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट किया है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट दिया है टाइप। नेम क्या दिया है इसको? N1। मैक्सिमम लेंथ दिया है 20, तो 20 कैरेक्टर्स का उसका जाएगा, 20 से ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा, तो उसका मैक्सिमम लेंथ हमने सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद BR टैग दे दिया, BR यानी ब्रिंग टू नेक्स्ट लाइन, ब्रेक, लाइन ब्रेक बोलते हैं उसको। तो ये नेक्स्ट लाइन ब्रेक में आ गया, नेक्स्ट लाइन में। तो वहाँ पे क्या लिखा है? एंटर योर स्टैंडर्ड, तो एंटर योर स्टैंडर्ड, और उसके बाद में दिया है इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, तो रेडियो बटन बन जाएगा। यहाँ पे रेडियो बटन का नाम क्या दिया है? नेम इज इक्वल टू R1, उसका वैल्यू क्या दिया है? 11। तो बाय डिफॉल्ट ये पहले वाला जो रेडियो बटन है इसका वैल्यू दिया है 11, दूसरे का वैल्यू दिया है 12। दूसरा भी रेडियो बटन बनाया है, इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू R1। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, आप रेडियो बटन जब भी बनाते हो उसका नाम एक जैसा ही होना चाहिए।
जितने भी आप रेडियो बटन्स बनाओ, रेडियो बटन्स इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सिलेक्शंस, यानी एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। समझो रेडियो बटन आपके पास 5 है या 6 है, तो 6 में से हर एक का वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है, वैल्यू अलग हो सकता है लेकिन नाम अलग नहीं हो सकता। तो रेडियो बटन एक ही चीज के लिए यूज होता है, तो सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज होने के कारण उसका नाम हमको एक जैसा ही रखना पड़ता है। यहाँ पे भी हमने नेम इज इक्वल टू R1 लिखा है। दूसरा जो रेडियो बटन है 12th, उसका भी नेम सेम रखा है R1। वैल्यूज अलग अलग है, इसका 11 है, इसका 12 है। यहाँ पे भी बाहर 11th लिखा है हमने, इसमें 12th लिखा है यहाँ पे, लेकिन उसका जो नेम है वो हमको कॉमन लिखना पड़ता है, ताकि जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो ये फील्ड का वैल्यू क्या है ये हमको बाद में पता चले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, इसके लिए हमको मल्टीपल चॉइस है, तो मल्टीपल चॉइस के लिए क्या देखना पड़ता है, चेक बॉक्स। तो यहाँ पे हमने चेक बॉक्स बना लिए। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, उसको नाम दे दिया C1, वैल्यू दे दिया हिंदी, फिर ये लेबल दे दिया, इसको लेबल बोलते हैं, ये जो बाहर दिखता है इसको लेबल बोलते हैं इन सबको। और ये चेक बॉक्स के अंदर जो रहता है उसका वैल्यू रहता है। हिंदी का वैल्यू क्या हो गया, हिंदी। जर्मन का वैल्यू हो गया जर्मन, बायोलॉजी का बायोलॉजी, और IT का IT, ठीक है। इस तरह से हमने चारों मल्टीपल चॉइस के बॉक्स जो चेक बॉक्स है वो बना दिए। अब रेडियो बॉक्स में, रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में डिफरेंस क्या है, रेडियो बॉक्स में, रेडियो बटन में नेम हमको कॉमन लिखना पड़ता है दोनों जगह पे, लेकिन चेक बॉक्स में वैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू C1 लिखा है, दूसरे का लिखा है C2, तीसरे का लिखा है C3। ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमको मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करवाने हैं, हर एक का वैल्यू अलग रहेगा ना। तो जैसे ही हमने ये सिलेक्ट किया, हिंदी सिलेक्ट किया, बायोलॉजी सिलेक्ट किया और सबमिट दबाया, तो फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो हमको क्या रिजल्ट आएगा कि कौन से चूज किए गए ऑप्शनल सब्जेक्ट, हिंदी और बायोलॉजी, ठीक है। अगर ये इसका नाम हमने एक ही रख दिया, नेम इज इक्वल टू सब्जेक्ट रख दिया समझो इन चारों के लिए, तो जो भी लास्ट में सिलेक्ट हुआ है, यानी ये मैंने पहले सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, उसके बाद IT सिलेक्ट किया, तो जो लास्ट मैंने जो टिक किया है ना उसका वैल्यू चला जाएगा एज अ सिलेक्शन। तो इसका कुछ यूज हुआ क्या मल्टीपल चॉइस रखने का, नहीं। तो इसके लिए हमको ये वैल्यूज, जब हम चेक बॉक्स यूज करते हैं तो उसके लिए वैल्यूज अपना नेम का जो है उसका वैल्यू वो अलग अलग लिखना पड़ता है। डिफरेंस समझ में आया रेडियो बटन और चेक बॉक्स का। और इसके बाद हमने फॉर्म में नीचे क्या लिखा है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, एक सबमिट बटन बना लिया, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट लिखने से ये अंदर का जो टेक्स्ट है ना ये सबमिट करके दिखता है। और फिर BR टैग दिया, हर जगह पे BR टैग है, यानी नेक्स्ट लाइन पे दिख रहा है हमको, तो लाइन ब्रेक दे दिया। उसके बाद ये फॉर्म हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्राम नंबर 7। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, ये यूज ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स के अलग अलग यूज देखेंगे, यानी इनपुट टाइप देखा रेडियो बटन्स, और ये अब हम सिलेक्ट का भी यूज देखेंगे। सिलेक्ट मेथड, सिलेक्ट एलिमेंट भी हमने सीखा, तो उसके ऊपर ये आधारित है। पहले हमने डॉक टाइप असाइन किया, डॉक टाइप HTML, फिर HTML स्टार्ट किया, HTML यहाँ पे एंड किया, हेड टैग चालू किया, हेड टैग के अंदर टाइटल वगैरह वो सब लिख के हेड टैग एंड कर दिया। फिर हमने बॉडी टैग लिखा यहाँ से यहाँ तक और बॉडी टैग एंड कर दिया। बॉडी टैग कैसे स्टार्ट किया हमने, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू सायन, सायन यानी स्काई का जो कलर रहता है वो सायन कलर रहता है। टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड, तो ये स्काई ब्लू कलर हो गया सायन कलर, और टेक्स्ट रेड कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद H1 टैग लिखा, H1 टैग में कैसे, H1 इज इक्वल H1, उसके अंदर लिखा यूज ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स जो यहाँ पे दिख रहा है, तो हेडिंग भी आ गया। अब हमको एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म यहाँ से यहाँ तक आता है हेडलाइन के बाद। तो फॉर्म एलिमेंट क्रिएट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्म।
फिर दिया मेथड, मेथड क्या दिया, पोस्ट। एक्शन बता दिया, यहाँ पे क्या एक्शन दिया है, डेटा डॉट php। php क्या है, php एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वो हम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके लिए बता दे रहा हूँ कि ये जब फॉर्म सेंड होता है तो वो जाता है php यानी सर्वर साइड में जाता है, सर्वर साइड में ही उसका प्रोसेसिंग होता है, और वो प्रोसेस होके फिर आपको एक तो ईमेल में आ जाता है, या फिर आपको डेटाबेस में वैल्यूज चले जाते हैं, या फिर स्क्रीन पे जो भी आपने सबमिट किया है वो फिर से बाद में दिखाई देता है रिटर्न होके। ठीक है, तो ये फॉर्म का एलिमेंट हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड बना देंगे, एंटर योर नेम, एक सादा टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू fn यानी फर्स्ट नेम, फिर br टैग दे दिया, लाइन ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन पे हमको क्या लिखना है, सिलेक्ट योर सिटी, सिलेक्ट योर सिटी लिख दिया। तो उसके बाजू में हमको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स लिखना है, यानी सिलेक्ट जो हमने एलिमेंट सीखा उसका यूज देखना है, कैसे वो टैग लिखने हैं। तो सिलेक्ट टैग कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार्ट किया, उसको पहला एट्रीब्यूट दे दिया, क्या है नाम, नेम इज इक्वल टू सिटी, सिटी लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में सिटी करके एक नेम दे दिया हमने। तो स्टार्टिंग टैग क्लोज कर दिया, सिलेक्ट टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, उसके अंदर रहता है ऑप्शन टैग, ऐसे हमने पढ़ा, तो उसके ऑप्शन जो है वो अंदर लिखने हैं हमको। ये सिलेक्ट टैग जो है उसके अंदर सब टैग करके ऑप्शन टैग रहता है कंपल्सरीली। तो ऑप्शन 1 कैसे असाइन किया हमने, ऑप्शन 1 इज पुणे, उसको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन 1 हो गया पुणे, सेकंड हो गया नागपुर, थर्ड हो गया सोलापुर। तो इस तरह से हमको दिखता है, जो पहले वाला रहता है वो बाय डिफॉल्ट दिख जाता है यहाँ पे। तो ये हमने एक ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एंटर योर एड्रेस, नेक्स्ट लाइन पे आ गए। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद क्या होता है, ब्रेक, लाइन ब्रेक मिलता है, तो नेक्स्ट लाइन पे आए, एंटर योर एड्रेस लिखा, फिर टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है हमको। टेक्स्ट एरिया में नाम लिखा, नेम इज इक्वल टू एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस आएगा। एड्रेस एक लाइन में नहीं लिख सकते, इसलिए टेक्स्ट एरिया का यूज होता है। तो उसके लिए रोज दिया, 3 रोज, यानी 1 2 3, ये इतना लंबा हो जाता है। कॉलम्स दे दिए 30, तो 30 कॉलम्स तक वो वाइड हो जाएगा। प्लेस होल्डर दे दिया, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर आ जाता है कि योर एड्रेस यहाँ पे लिखना है, तो यूजर को समझ में आ जाता है। अगर आपने यहाँ पे एंटर योर एड्रेस नहीं लिखा है और यहाँ पे सिर्फ प्लेस होल्डर लिख दिया है, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू योर एड्रेस, तो उससे भी उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे एड्रेस लिखना है। और ये रिक्वायर्ड लिखने से क्या होता है, ये फील्ड मैंडेटरी है, यानी ये लिखना ही है, अगर नहीं लिखा तो सबमिट नहीं होगा। बाद में टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया, लाइन ब्रेक दे दिया br टैग से, फिर नेक्स्ट लाइन पे हमने इनपुट टाइप सबमिट, एक सबमिट का बटन कर दिया क्रिएट, उसका वैल्यू सेंड डालने से यहाँ पे सेंड करके दिख रहा है। ठीक है, अब ये जब पूरा हो जाएगा तो फॉर्म बटन, अपना फॉर्म का एलिमेंट हम क्लोज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म बनेगा। कोई यूजर आएगा, यूजर यहाँ पे उसका नाम डालेगा, फिर उसका सिटी ये ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेगा, समझो मेरा पुणे है तो पुणे करेगा, नागपुर है तो नागपुर करेगा, उसका एड्रेस लिखेगा और सेंड कर देगा। सेंड करने से वो कहाँ पे जाएगा, डेटा डॉट php में। किस मेथड से जाएगा, पोस्ट मेथड से, तो सिक्योरली जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम नंबर 7 हो गया। ये सब जो प्रोग्राम्स है एक एक वो आपको नोटपैड में टाइप करके ब्राउजर में देखने हैं करके। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगला जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।